हादशा कब से अपने कमरे के टेरेस पे खड़ा अनेक्सी के छत पे अपनी नज़रें जमाए हुए था। वो हर रात छत पे आती थी और वो हर रात ना चाहते हुए भी उसे अपनी नज़रों के हसार में रखता था। लेकिन वो आज नहीं आई थी। हादशा जानता था वो क्यों नहीं आई थी। उसने कितनी बार अनेक्सी की तरफ जाना चाहा था लेकिन जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो सुबह से यूं ही अपनी चारपाई पे औंधे मुंह गिरी हुई रोए जा रही थी। वो नहीं जानती थी उसे रोते हुए कितने घंटे गुजर चुके थे। सुबह से शाम हो चुकी थी। वो तो सिर्फ अपनी किस्मत पे रो रही थी। हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता था? हमेशा हर कोई उसका दिल ही क्यों तोड़ता था? क्या वो इंसान नहीं थी, उसका दिल नहीं था जो सब उसे किसी बेजान चीज की तरह तोड़ मरोड़ के फेंक देते थे? वो सुबह से हिचकियों से रो रही थी लेकिन उसकी इतनी परवाह करने वाली सरताज अम्मा ने उसके कमरे में आके नहीं देखा। वो सुबह से भूखी प्यासी अब रो रो के निढाल हो चुकी थी। अब तो आंसू भी जैसे खुश्क हो रहे थे। उसे सुबह से अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। न जाने वो इतने बड़े सदमे के बाद भी अभी तक जिंदा कैसे थी। मम मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गुलाली अचानक से अपने दिल में अहद करती हुई अपनी चारपाई से उठी। खुद पे चादर ओढ़ते हुए वो मफलूज होते दिमाग से अपने कमरे से निकली थी। सरताज अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। वो एक नज़र अपनी क्रिस्टल ग्रे में आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ देखती अपने चेहरे को चादर से ढकते हुए नेक्सी के गेट की तरफ बढ़ चुकी थी। वो अपनी आंखों को बेदर्दी से साफ करती तेज तेज कदम उठाते हुए शाह हवेली के गेट तक आ चुकी थी। वो उस वक्त ये भूल चुकी थी उसे मगरिब के बाद बाहर जाने से डर लगता है। उसे चौकीदार ने बाहर जाने से नहीं रोका था क्योंकि चौकीदार शाह हवेली के मकीनों के मुलाजिम थे, अनेक्सी में रहाइश पजीर लोगों के नहीं। उनकी बला से वो आधी रात को बाहर से घूम फिर के आए। गुलाली आसानी से शाह हवेली का गेट पार कर चुकी थी। आहत शाह जो कब से अपनी नजरें अनेक्सी की छत पर टिकाए हुए था, अचानक से उसकी नजरें हवेली के दरवाजे पे पड़ी। वो उसे उसकी चादर से पहचान चुका था। वो गुलाली थी, उसकी मनकूहा। वो रात के 1 बजे कैसे हवेली से निकल सकती थी, वो भी अकेली। वो कभी कभी आहत शाह को बुरी तरह से हैरान करती थी। आहत शाह के पास इतना वक्त नहीं था वो अकबर खान को फोन करते हुए उसे हवेली से निकलने से रोके। आहत शाह खुद ही तेजी से अपने कमरे से निकलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। धड़कते दिल के साथ तेजी से फलांगने के अंदाज में सीढ़ियों से उतर रहा था। लाउंज में उस वक्त कोई नहीं था। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। आहत शाह यूं ही तेजी से पोर्च की तरफ बढ़ा। गेट खोलो अकबर खान। आहाजा ने अपनी गाड़ी का लॉक खोलते धाड़ते हुए शदीद गुस्से से अकबर खान को मुखातिब किया। वो जानता था वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, सिर्फ कुछ कदम ही चली होगी। वो उसे पैदल जाके भी हवेली में वापस ला सकता था लेकिन अपनी गाड़ी को किसी मकसद के लिए हवेली से निकाल रहा था। उसकी धाड़ पे अकबर खान ने अपनी जगह से उछलते हुए जल्दी से गेट खोला। आहाजा ने बर्क रफ्तारी से अपनी गाड़ी रिवर्स करते हुए हवेली से निकाली थी। उसके हाथ की ग्रिप स्टीयरिंग पे बेहद मजबूत थी। मजबूत हाथों की रगें फूलती हुई उसके शदीद गुस्से का पता दे रही थी। आहाजा ने हवेली से गाड़ी निकालते हुए अपनी नजरें यहाँ वहां दौड़ाई। वो कहीं भी नहीं थी। न जाने वो 2 मिनटों में कहाँ गायब हुई थी। आहाजा ने धड़कते दिल से सोचा था। आहाजा ने अपनी कनपटी मसलते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज करते हुए अपनी हवेली के इर्द गिर्द हर एरिया में देख लिया था। वो कहीं भी नहीं थी। आहाजा के अब सही मायनों में होश उड़े थे। वो इन 2 मिनटों में आखिर कितनी दूर जा सकती थी? आहाजा ने शदीद परेशानी से सोचा। वो अभी यही सब सोच रहा था जब उसके कान में कुत्ते के भौंकने और किसी सिर पे नाजुक के भराई आवाज में चीखने की ऊंची ऊंची आवाजें आना शुरू हुई। आहाजा की जैसे जान में जान आई थी। वो उसकी आवाज से पहचान चुका था। वो वही थी, उसकी पठानी। आहाजा एकदम से ब्रेक लगाता हुआ तेजी से गाड़ी से निकला था। कुत्ते के भौंकने की आवाज बाएं सिम से आ रही थी। आहाजा तेज तेज कदम उठाता बाएं जाने वाली रोड की तरफ बढ़ा। सामने ही वो नाजुक जान अपने आसपास 2 भौंकते कुत्तों की वजह से थर थर कांप रही थी। आहाजा उसकी चादर में छुपी पुष्ट को सालिम निगाहों से घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। वो कुत्तों के डर से सहमती हुई पीछे की तरफ कदम उठाती जा रही थी। आहाजा अब उससे 2 कदम के फासले पे थी। कुत्तों ने अचानक से तेज आवाज में भौंकना शुरू किया था। गुलाली उनके भौंकने पे तेजी से 2 कदम पीछे की तरफ लेती रोते हुए चीखी थी। उसने अभी 2 कदम ही पीछे की तरफ उठाए थे जब उसकी पुश्त किसी चट्टानी वजूद के साथ जोर से टकराई। गुलाली ने डरते हुए चीखना चाहा था लेकिन वो चीख नहीं सकी। गुलाली की सांसें थमी थी। उसके ऊपर डर इस कदर हावी हो चुका था कि वो आहाजा को उसकी खुशबू से भी पहचान नहीं पाई। उसके लरजते वजूद को देखते हुए आहाजा ने झटके से उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। गुलाली ने उस अचानक अवतार में अपनी सांस रोकते हुए उस हरकत को अंजाम देने वाले शख्स की तरफ देखा और फिर अपने सामने आहाजा को देखते हुए वो पहली दफा चौंकी। लेकिन अगले ही पल वो अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखों में नफरत लिए उसके हसार में चटपटाई थी। आहाजा ने चटपटाने का असर लिए बगैर शदीद गुस्से से उसके नाजुक कमर पे
हाथों की गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे अपने बाजुओं में उठाया था। छोड़े मुझे। गुलाली उसके हज़ार में हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। उसके चिल्लाने पे अहान शाह ने आसपास ढेरों घरों को एक नज़र देखते अगले ही पल उसके चादर से ढके होंठों पे गुस्से से अपनी गिरफ्त जमाई थी। वो अब चीख भी नहीं पा रही थी, वो किसी जख्मी परिंदे की तरह उसके हसार में फड़फड़ा रही थी, लेकिन आहान शाह ने उसकी तमाम तर मुज़ामत नज़रअंदाज करते उसके होंठों को हनूज़ अपने लबों में दबाए अपनी गाड़ी तक आते हुए अपनी ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला। आहान शाह ने उसके होंठों को आज़ादी बख्शते हुए उसे गोद में लिए अपनी गाड़ी में बैठना चाहा था, लेकिन वो बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़ती हुई फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर चुकी थी। आहान शाह बमुश्किल उसे अपनी बाहों में समाते हुए अपनी गोद में लिए ड्राइविंग सीट पे बैठा। मुझे नहीं जाना आपके साथ, छोड़े मुझे। गुलाली उसके सीने पे जोर जोर से अपने नाजुक हाथों के मुक्के मारते अजियत से रोते हुए चीख रही थी। उसे मासूमियत से खुद पे अपने नाजुक हाथों से जुल्म करते देखे आहान शाह ने रिलैक्स अंदाज में अपनी गाड़ी स्टार्ट करते एक हाथ से उसकी कमर दबोचते उसे खुद के बेहद नज़दीक किया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रात के इस वक्त यूं हवेली से अकेले निकलने की? आहान शाह उसके कान में अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ा था। उसकी दाढ़ पे गुलाली को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। नहीं रहना मुझे तुम्हारी हवेली में, छोड़ो मुझे। गुलाली भी आप से तुम पे आती हुई बेहद गुस्से से गराई थी। आवाज़ नीची करो वरना अभी जुबान काट के कुत्तों के आगे डाल दूंगा। आहाज आपकी बार पहले से ऊंची आवाज़ में हलक के बल चिल्लाता अपनी गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज कर चुका था। क्यों क्यों करूं मैं आवाज़ नीचे? सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूं और तुम शोहर होते हुए कुछ भी करते फिरो। गुलाली के सर पे आज जैसे जनून सवार था। वो उसके चिल्लाने का असर लिए बगैर हनूज पहले की तरह चीख रही थी। वो भूल चुकी थी वो उसकी गोद में बैठते हुए उसी के सामने जुबान चला रही है। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम खुद के लिए इंसाफ मांगते हुए रात के इस पहर इतने अंधेरे में खाली सड़क पे निकल आई हो? आहान शाह उसके मुंह से खुद के लिए आपके बजाय तुम सुनता हुआ बेहद करख्त लहजे में बोला था। उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उससे। तुम बुज़दिल हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम एक खानजादी के लायक नहीं हो, बुज़दिल हो तुम आहान शाह। गुलाली अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ रही थी। वो जो सुबह से अपना गुस्सा जब्त किए हुए थी उस बेमोहर इंसान को खुद के सामने पाती आखिर वो फिर फट पड़ी। उसके अल्फाज पे और उसकी इतनी जुर्रत पे आहान शाह की हरी आंखें फैली थी। वो आज से पहले कभी भी उससे इस कदर बदतमीजी से मुखातिब नहीं हुई थी। उसकी इतनी बदतमीजी पे आहान शाह के खून में गुस्से से शरारे फूटे थे। आहान शाह ने एक झटके में गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए उसके चेहरे से पर्दा हटाया। वो जो बेरहमी से उसके लबों पे झुकने वाला था उसके पूरे चेहरे पे थप्पड़ों के निशान देखते हुए आहान शाह गुस्से से पागल हुआ था। सड़कों पे रोशनी की वजह से अपनी गाड़ी में आती हल्की हल्की रोशनी की वजह से वो उसका चेहरा आसानी से देख सकता था। आहान शाह को लगा ये उसका वहम है, उस पर इतना जुल्म कौन कर सकता था। आहान शाह ने अपना वहम जानते हुए तेजी से डैशबोर्ड से अपना फ़ोन पकड़ते मोबाइल की टॉर्च ऑन करते उसके चेहरे की तरफ की। टॉर्च की रोशनी आंखों में पड़ते ही गुलाली ने बेसाख्ता अपनी आंखें मीची थी। उसके यूं आंखें मीचने पे आंसू टूट टूट के उसके आरज़ों पे गिर रहे थे। सुर्खों सफ़ेद चेहरे पे हर जगह उंगलियों के छपे निशान थे। आंखों और होंठों के गिर्द नील पड़ चुके थे। गाल बेहद सुर्ख थे। आहान ने उसकी तरफ फटी फटी निगाहों से देखते हुए किसी ट्रांस की कैफियत में उसके सर और वजूद से चादर उतारी। बिखरी और उलझे हुए भूरे बाल, गर्दन पे भी चेहरे की तरह ही उंगलियों के छपे निशान थे। आहाजा भूल चुका था उसे उसकी बदतमीजी का सबक सिखाना है। वो भूल चुका था वो अपनी गोद में बैठी सिनफ़े नाजुक से नफरत का दावेदार है। वो भूल चुका था उसकी गोद में बैठा वजूद उसके लिए सिर्फ एक मुलाजमा की हैसियत रखता है। याद था तो सिर्फ इतना, वो गुलाली आहाज शाह है। वो उसके निकाह में है, वो उसकी पठानी है और वो उसका महरम सैयद ज़ादा। ये किसने किया है? आहान शाह ने लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछा। आहान शाह की हरी आंखों में हैरान की वाज़ें थी। वो खामोशी से बंद आंखों से आंसू बहाती रही। गुलाली, आहाजा आंखें खोलो और मुझे बताओ किसकी जरूरत हुई है तुम पे इतना जुल्म ढाने की? आहाजा अपना फ़ोन पैसेंजर सीट पे पटकता हुआ उसके कंधों को थाम के उसे खुद के नज़दीक करता अपनी भारी आवाज़ में धाड़ा था। गुलाली, इस्माइल खानूम है। मेरे नाम के साथ अपने नाम का हवाला मत दिया करो। घिन आती है मुझे अपने नाम के साथ जुड़े तुम्हारे नाम से। गुलाली अपने आंसू बेदर्दी से रगड़ के साफ करती गर्राई थी। वो गराते हुए अपनी पूरी तगदो से उसके हसार से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका हसार बेहद मजबूत था। वो चाह के भी उससे आज़ाद नहीं हो पा रही थी। किसने किया तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे ये जुल्म? आहान शाह उसकी कड़वी कुसीरी बातें नज़रअंदाज करता उसके चेहरे पे नरमी से हाथ फेरते हुए अब की बार मध्यम लहजे में इस्तफसार कर रहा था। चोरों का इससे भी बुरा हाल करना चाहिए। मैं तो बदसूरत हूँ और चोर भी तो हूँ। तुम्हारी मंजूर नज़र का जेवर चुराया था मैंने। तुम भी माँ। अभी गुलाली मजीद चीखते जब आहान शाह ने उसके जख्मी लोगों को अपनी चुटकी से मसलने के बजाय उसके नाजुक होंठों पे अपना हाथ जमाया। वो सारा जेवर मैं तुम्हारे सर से वार दूँ गुलाली आहान शाह।
आहाजा उसके होंठों पर से अपना हाथ हटाता, उन पे नरमी से अपने अनापी लब रखता, सरगोशी नुमा आवाज में गोया हुआ था। उसकी सरगोशी पे एक पल के लिए गुलाली साकित हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो उसे खुद से दूर छटक चुकी थी। बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में मुझे अपने नाम के साथ पुकारना छोड़ दो। गुलाली गर्राई थी। आहाजा ने उसके मुंह से खुद के लिए बुज़दिल का लफ्ज़ सुनते हुए उसे बेहद सख्ती से खुद के साथ निपटाया था। उसकी सख्त ग्रिफ्त पे गुलाली को लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। तुम्हें लगता है आहाजा बुज़दिल है, वो हवेली वालों से डरता है? आहाजा ने उसके कान की लू दांतों में दबाते हुए उससे इस्तफसार किया। गुलाली ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ उसके हसार से किसी भी तरीके से निकलना चाहती थी। अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करवाओ तुम्हें, आहाजा ने उसके बदन को बेबाकी से छूते हुए सर्द लहजे में इस्तफसार किया। बुज़दिल लोग कभी बहादुर और दलेर नहीं बन सकते। मुझे नहीं रहना तुम्हारे निकाह में, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। गुलाली की आवाज़ रो रो के बैठ चुकी थी, लेकिन उसने चीखना बंद नहीं किया था। उसके दूर जाने का सुनते हुए आहाजा के दिल को कुछ हुआ। मेरे हसार से तुमसे निकला नहीं जा रहा, मुझसे दूर जाओगी तुम गुलाली? आहाजा आहाजा से दूर जाओगी तुम? जवाब दो मुझे। आहाजा उसका जबड़ा दबोचते हुए अपना चेहरा उसके बेहद करीब करता शदीद गुस्से से गरजा था। हाँ, मैं सबसे दूर चली जाऊंगी, तुम सब बहुत जालिम हो, वो अजियत से बोली। आहाजा उसकी फिर से खुद से दूर जाने वाली रट सुनते हुए शिद्दत से उसके लबों पे झुका था। गुलाली ने उसके असार में मचलते हुए उसके कंधों और सीने पे मुक्के जड़े थे। आहाजा ने उसके लबों का जाम पीते शिद्दत से उसके होंठों को अपने लबों की गिरफ्त में दबोचा। उसकी हद से ज्यादा मुजाहमत को देखते हुए आहाजा ने अपना हाथ उसकी कमर पे डाला था। गुलाली के पूरे बदन में स्पार्क हुआ, वो मुजाहमत करना भूल चुकी थी। तुम मुझसे सबके सामने अपना नाम चाहती हो, जानती हो मेरा नाम देना तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। अपने लबों पे तुमसे मेरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं होती, अपने वजूद पे मेरी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करोगी? यकीन करो ताजी, मुझे तब तक अपने कमरे से निकलने नहीं देंगे जब तक तुम्हारी कोख में हवेली का वारिस जन्म नहीं लेगा। शाह बीबी अपनी नवासी की इतनी हक तलफी पे तुम्हें मरवाना पसंद करेंगी, लेकिन मेरे कमरे में तो दूर, वो तुम्हें मेरे निकाह में भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। गुलाली ने उसे यूं अचानक से मध्यम पढ़ते देख के हैरान हुई। 18 की भी पूरी नहीं हुई, तुम मेरी पठानी मर जाओगी मेरी शिद्दतों से। उसके मुंह से खुद के लिए मेरी पठानी सुनते हुए गुलाली की धड़कनें तेज हुई थी। वो उसे अपना बोल रहा था, नहीं, शायद उसे सुनने में कोई गलती महसूस हुई थी। बताओ, बर्दाश्त कर लोगी मेरी शिद्दतें? अगर हाँ तो खुदा की कसम तुम्हें अभी हवेली ले जाके सबको हमारे निकाह का बताते हुए तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। गुलाली उसकी नरमी पे अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखों को फैलाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। हाँ, ताकि कमरे में ले जाके मुझसे अपनी हवस पूरी करते हुए किसी गंदगी की तरह फेंक दे। गुलाली इस्तेज़ाइया अंदाज में धाड़ी थी। उसकी इतनी नरमी उसे कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसके अल्फाजों पे आहाजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। आहाजा अपनी पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग पे हाथ मारते हुए खुद को कुछ सख्त बोलने से रोका। तुमसे हवस तो मैं इस बंद गाड़ी में भी पूरी कर सकता हूँ गुलाली। आहाजा, उसके लिए मुझे तुम्हारी या किसी और की कतई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। आहाजा उसका चेहरा अपने मुकाबिल करता सर्द लहजे में बोला था। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था जो गुलाली की कब से चलती जुबान को ब्रेक लगी थी। किसने किया है तुम्हारा ये हाल? आहाजा कुछ पल उसे खामोशी से देखने के बाद उसे नरमी से गले से लगाते उसके चेहरे पे इशारा करते हुए इस्तफसार कर रहा था। उसके चेहरे पे थप्पड़ों के निशान देखते हुए उसे कब से अपने पूरे वजूद पे चुंटियां रेंगती हुई महसूस हो रही थी। गुलाली की फूली सांसों लरसते वजूद से वो महसूस कर चुका था आज उसकी पठानी काफी से ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए वो उससे नरमी बरतता उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अम्मा ने, वो भी मुझे पाल के पछता रही हैं जैसे आप मुझसे निकाह करके पछताते हैं। गुलाली उसके सीने पे मुक्के मारती हुई उसे खुद से दूर कर रही थी, जो उसके साथ नरमी बरतते हुए उसे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहा था। वो अब अपने दिल में उस बेमोहर इंसान के लिए मजीद कोई जज्बा नहीं रखना चाहती थी। तो जरताज अम्मा ने उसकी बीवी का ये हाल किया है? आहाजा ने शदीद गुस्से से अपनी आंखें मीच के खोली। इतना गुस्सा नहीं करते, जानती हो शोहर पे हाथ उठाना कितना सख्त गुनाह है, और तुम कब से खुद को गुनाहगार कर रही हो? आहाजा नरमी से उसकी नाक के साथ अपनी नाक मिलाते हुए उसे पते की बात बता रहा था। इशारा बार बार उसके चलते हाथों की तरफ था। आज तो वो पहले वाली गुलाली लग ही नहीं रही थी। बीवी पे हाथ उठाना भी तो गुनाह है। आपने भी मुझे उस दिन इतनी जोर से थप्पड़ मारा था, और रोजाना मुझे अपनी बातों से थप्पड़ भी तो मारते हैं ना आप। क्या आपके फरिश्ते आपके गुनाहों को भी आपकी नेकियों में लिखते हैं? वो उसके नरम पड़ने पे मजबूत लहजे में धाड़ी थी।
आज भी तुम काम थप्पड़ खाने वाले ही कर रही हो। मेरी पठानी बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। आप ही तो बदतमीजी करते हैं ना, मैं क्यों ना करूं। मैं भी आज से बदतमीज हूँ, गुलाली जिद्दी लहजे में बोली थी। वो अपनी जिद और गुस्से की इतनी बुरी थी, ये अहान को आज मालूम हुआ था। वो उसे कब से नरमी से डील कर रहा था, लेकिन उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में थी तो उसे गुस्से में ही रहना था। अहान को उसका ये रूप न जाने क्यों इतना दिलकश लग रहा था। क्यों चाहती हूँ तुम्हें अभी बौखला के रख दूं। हाँ अच्छा, डैशबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते उसमें क्रीम निकालते हुए नरमी से उसके गालों पे लगाता ज़ोमानी अंदाज में बोला था। गुलानी ने उसके हाथों का नरम लम्स अपने गालों पे महसूस करते हुए उसकी बात को अनसुना करते उसके हाथ झटकते उसे बेहद गुस्से से देखा। गुस्सा थूक दो, अल्लाह की कसम सुबह होते ही पूरी हवेली वालों के सामने तुम्हें अपना लूंगा। अपना नाम देते हुए सबके सामने तुम्हें अपने सीने में छुपा लूंगा। आहाजा उसके गालों पे अपने हाथ रखता, आज पहली बार उसके माथे पे शिद्दत से अपने लब रखता, उसे खुद में भेजते हुए बेहद प्यार से बोला था। वो उसके दूर जाने का सुन के डर चुका था। न जाने क्यों वो उसके साथ इतना नरम पड़ रहा था, वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उस नाजुक जान पे बिला वजह मजीद जुल्म वो नहीं कर सकता था। उसके लब आज पहली बार अपने माथे पे महसूस करते हुए गुलाली फूट फूट के रोना शुरू कर चुकी थी। आप सुबह की रोशनी में बदल जाते हैं, खुदा के लिए मुझ पे रहम करें, मैं आपके इस धूप छांव वाले रवैये से थक चुकी हूँ। गुलाली उसके सीने पे अपना सर रखते हुए अजियत से रोती हुई हिचकियों से बोली थी। उसके इतने नरम लहजे के आगे वो खुद को हारता हुआ महसूस कर रही थी। श्श, ऐसे गंदे बच्चों की तरह नहीं रोते। सुबह होती ही तुम्हें सबके सामने ना अपनाया तो मुझे हारून शाह ना कहना। अहान शाह उसके आंसू साफ करते हुए उसे प्यार से टपटते मजबूत लहजे में बोला था। वो आज पहली बार किसी सिनफे नाजुक से इतनी नरमी से पेश आ रहा था। लेकिन मैं तो चोर हूं ना, मुझे नाम देने से तो आपकी रिपोर्ट यानी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। गुलाली सूसू करते हुए अंग्रेजी के अच्छे खासे लफ्ज की टांग खींच चुकी थी। आहान शाह ने उसकी मासूमियत पे बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की। अभी वो उसके सीने और कंधों पे मुक्के जड़ती उसे अपना दबंग रूप दिखा रही थी, और उसकी कुछ ही नरमी दिखाने पे वो जो बदतमीज बन रही थी कुछ मिनटों में फिर से तमीजदार बन चुकी थी। नहीं, मेरी पठानी चोर थोड़ी है, वो तो मेरा डकैत बच्चा है जो डंके की चोट पर हार आए दिन मेरी तस्वीर मेरे साइड टेबल से गायब करते हुए अपनी चादर में छुपा के मेरे कमरे से रफू चक्कर हो जाती है। आहान शाह अपना कहका दबाते हुए उसके होंठों को नरमी से चूमते हुए उसका राज फाश कर रहा था। उसके यूं राज फाश करने पे गुलाली के गले में गिल्टी उभर के मासूम हुई। उसने मासूमियत से उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया था। वो सच बोल रहा था, वो ऐसे ही करती थी। वो जब भी उसके कमरे में सफाई करने की गर्ज से जाती, वो आहान शाह की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसकी तस्वीर तरीके से अपनी चादर में छुपा के गायब हो जाती। उसकी बला से उसे अहानशा देखते ना या ना देखे, एक यही काम वो कुछ दीदा दलेरी से करती थी जिसमें अहानशा उसे देख के रह जाता। उसने इस मामले में उसे आज तक नहीं टोका था, बल्कि वो हर रोज उसकी तस्वीर चोरी करने के बाद बाकायदगी से अपने फ्रेम में तस्वीर लगाता था, ये जानते बूझते कि अगले दिन वो तस्वीर उस फ्रेम से गायब होगी। मेरी कितनी तस्वीर लूट चुकी हो आप तक। गुलाली ने सुर्ख पड़ते हुए खुद को मजीद उसके सीने में छुपाया तो वो सुबह से रो रो के सब निढाल हो चुकी थी। वो आज फिर उस इंसान पे भरोसा कर चुकी थी जो हमेशा उसके दिल को किरचियों में तोड़ता था। उसने आज अल्लाह को खुश करने की खातिर अपने शोहर की पेशकदमी पे उसे मजीद एक मौका दिया। उसे मजबूत सहारे की ज़रूरत थी जो उसे अहान शाह के सिवा कहीं से भी नहीं मिल सकता था। इस बात का अंदाज़ा उसे यूं रात के उस वक्त हवेली से निकलने से हो चुका था। वो अकेली लड़की कहीं भी महफूज नहीं रह सकती थी सवाए अपने महरम के आसार के। तो जब वो कसम खाते हुए उसे अपनी पनाहों में लेने का बोल रहा था तो वो क्यों कर पीछे हटती। उसे और क्या चाहिए था। यही सब सोचते हुए गुलाली अपने चकराते सर से उसके हसार में होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। आहाजा जो उसकी ब्यूटी बॉन पे अपनी शिद्दतें बिखेर रहा था, गुलाली के ढीले पड़ते वजूद को अपने सीने पे गिरा देख के उसने परेशान होते हुए उसकी तरफ देखा। गुल, आहाजा ने उसका चेहरा थपथपाते हुए उसे परेशानी से पुकारा था। काजिम शाह रात के 2 बजे हवेली में दाखिल हुआ। वो सुबह का गया, यूं ही रात में हवेली लौटता। वो अपनी ब्लैक टाई को ढीला करते हुए अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते अपने घने गोल्डन बालों में हाथ फेरता ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। लाला। काजिम शाह जो अपने कमरे की तरफ बढ़ने वाला था, जुरेश शाह की आवाज़ सुनते हुए उसने हैरानगी से अपना रुख मोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वो उस वक्त ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक वेस्ट पहने पसीने से शराबूर था, भूरे बाल माथे पे बिखरे हुए थे। वो शायद नहीं यकीनन इस वक्त जिम करते हुए उसी का इंतजार कर रहा था। हम्म। कादिम शाह ने अपना एब्रो उचकाते हुए संजीदगी से हंकार उभरा। सुरेश शाह अपने छोटे से टॉवल से अपने चेहरे और गर्दन का पसीना साफ करता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। कैसे हैं आप और कहाँ मसरूफ हैं आजकल। सुरेश शाह ने उसके करीब आते हुए संजीदगी से बात का आगाज किया। जिंदा हूँ, सुबह ऑफिस में और रात में तुम्हारी बहन के साथ कुछ मसरूफ होता हूँ और कुछ
काजिम शाह उसके लहजे में खुद के लिए फिक्र महसूस करता, अपनी हैरानगी को छुपाते हुए संजीदगी से बोलता। अपने सीने पे हाथ बांध चुका था, उसका अंदाज जो मायनी था, जिसे समझते हुए जुरेश शाह का चेहरा सुर्ख हुआ। अच्छा, तो मेरे लिए वक्त नहीं है आपके पास? सुरेश शाह हनूज सुर्ख चेहरा लिए शिकवा कर रहा था। क्या तुम में से किसी के पास मेरे लिए वक्त है? काजिम शाह अपनी हेजल गोल्डन आंखों में तकलीफ की सुर्खी लिए बोला था। यू नो, आई एम एवरी टाइम अवेलेबल टू यू, डोंट लाई। सुरेश शाह उसके जुमले को सुनते हुए मुंह बना के बोला था। काजिम शाह ने जवाब में बिना कुछ बोले संजीदगी से उसकी तरफ देखा था। काजिम शाह की आंखों में तकलीफ वाज़ेह थी। वो उस वक्त हर चीज से जैसे थका हुआ महसूस हो रहा था। आई ट्रस्ट यू लाला, एंड आई रियली रियली डू। उसकी खामोशी पे जुरेश शाह उसकी तकलीफ भांपते हुए जोर से उसके गले लगता उससे मुखातिब हुआ। हाउ इट्स मीन्स यू डोंट ट्रस्ट ऑन योर सिस्टर? काजिम शाह जो उसके जुमले से साकित हुआ था, उसके इतने एतमाद पे खुद को संभालते हुए उसने सुरेश शाह से बेहद मुश्किल सवाल कर डाला। आई डोंट नो, आई जस्ट ट्रस्ट यू एंड आई एम विद यू ऑलवेज, एंड लेट्स फिक्स एवरीथिंग। आई थिंक अवर ब्यूटीफुल बॉन्ड विल बी ruined soon if we don't discuss the things. सुरेश शाह ने उसके गिर्द अपना हसार बेहद मजबूत करते हुए अपने खूबसूरत इंग्लिश एसेट में उस पर अपने दिल का खदशा जाहिर किया था। वो दोनों जब भी एक दूसरे से नाराज होते थे या किसी बात को लेके ऑकवर्ड फील करते, वो ज़्यादातर एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करते, बिल्कुल यूं जैसे किसी फॉरेन पार्टी के साथ मीटिंग कर रहे हो। अवर बॉन्ड विल नेवर ruin. काजिम शाह उसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार कायम करता गहरी सांस भरते हुए बोला था। अगर आहान शाह ने उसका दिल बुरी तरह से तोड़ा था तो सुरेश शाह और अर्जिम शाह ने उस पर मरहम रखी थी। सुरेश शाह के अल्फाज पे वो कुछ पल के लिए रूह तक सरशार होता, पुरसकून हो चुका था। सुरेश शाह भी उसकी सरगोशी पे पुरसकून होता, अपनी आंखें मूंद चुका था। कुछ देर बाद काजिम शाह अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा पैर की ठोकर से बंद करते हुए काजिम शाह ने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ाए। हाथ में पकड़ा कोट सोफे पे फेंकते हुए काजिम शाह ने झटके से अपनी टाई उतार के यूं ही फेंकते अपनी शर्ट के बटन खोले थे। शर्ट के बटन्स खोलते हुए उसकी नज़रों का मरकज़ वो नाजुक वजूद बना था जो खुद पे चेहरे तक कंबल लिए सो रही थी। काजिम शाह को उसके सोने पे शदीद तप चढ़ी थी। वो हमेशा रात में उसका इंतज़ार करती थी। आज उसे यूं सुकून से सोते देख के एक अजीब सा गुस्सा डर आया था। काजिम शाह ने अपने गोल्डन बालों में हाथ फेरते हुए अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए। 1 मिनट से पहले उठो। उस पर से कंबल उतारते हुए काजिम शाह चुटकी बजाते हुए गुस्से से ताड़ा था। एजल शाह जो नींद की काफ़ी पक्की थी, काजिम शाह की धाड़ पे वो पट से अपनी आंखें खोलते हुए बेड पे उठ के बैठी। जी, वो सहमते हुए तेजी से बोली थी। उसके चेहरे पे आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे, नीली आंखें सुर्ख सूजी हुई थीं, भूरे बाल आज चोटी में मुकी थे जिससे आवारा लिटें निकलती हुई इसके चेहरे के गिर्द अहाता किए हुए थी। वो उस वक्त डरी सहमी सी कोई सोगवार हुस्न मालूम हो रही थी। चाय बना के लाओ। काजिम शाह उसके चेहरे पे आंसू के निशानात के साथ साथ थकावट के तासुरात नज़रअंदाज करता सर्द लहजे में बोला था। मकसद सिर्फ उसकी नींद बर्बाद करना था। वो शायद भूल चुका था आज सुबह ही उसका हाथ बुरी तरह से जलाए। दुपट्टा लेके जाओ, और आज मैं आखिरी बार तुम्हें दुपट्टा लेने के लिए बोल रहा हूँ। अगर अगली बार मैंने कमरे से बाहर तुम्हारे दुपट्टे को जरा सा भी खिसकते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसल शाह। काजिम शाह उसके बाजू को कमर की तरफ मोड़ता करख्त लहजे में गोया हुआ। वो मैं भूल गई थी। एजल शाह उसके सर्द अंदाज पे एक नज़र बेड पे पड़े अपने सफ़ेद दुपट्टे को देख के लरसते हुए बोली थी। वो रात के इस वक्त दुपट्टा लेना वाकई भूल चुकी थी। उसके लरसते पे काजिम शाह की नज़रों का मरकज़ उसका खूबसूरत सरापा बना था। वो अभी तक सुबह वाले रॉयल ब्लू लिबास पे मलबूस थी जिस पे काजिम शाह ने पानी का पूरा जग गिराया था। तो क्या उसने उसके डर से उसके जाने के बाद भी वो गीला लिबास तब्दील नहीं किया? काजिम शाह ने दिल में सोचते हुए उसके सरापे से अपनी निगाहें हटाते बिना कोई जवाब दिए उसके बाजू को अपने हाथ की गिरफ्त से आज़ाद किया। एजल शाह को अपने बाजू में बेहद तकलीफ महसूस हो रही थी। काजिम शाह ने काफ़ी ज़ोर से उसका बाजू थामा था और उसी हाथ को थामा था जिसे वो सुबह जला चुकी थी। वो अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए खुद पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़ती बाहर की जाने पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पे छाई मजलूमियत तर्स खाए जाने के काबिल थी, लेकिन काजिम शाह किसी सूरत उस पर तर्स खाने का इरादा नहीं रखता था। एजल शाह के जाने के बाद काजिम शाह ने अपने बेड पे तकिए पे मज़े से आराम फरमा दी। एजल शाह की किट्टी को गद्दी से पकड़ के सोफे पे लेटाया था जो गहरी नींद में ज़रा सा कसमसाने के बाद फिर से सो चुकी थी। काजिम शाह उस दिन को कोसता था जिस दिन उसने ये चिपकू बिल्ली खरीदी थी जो कुछ देर पहले उसकी बीवी के साथ चिपक के किसी बच्चे की तरह सो रही थी। काजिम शाह उस बिल्ली को कहर बरसाती नज़रों से घूरता हुआ अपनी अलमारी की तरफ बढ़ चुका था। अलमारी खोलते ही काजिम शाह की गोल्डन आंखें हैरानगी से फैली थी। उसकी अलमारी में उसकी एक एक शलवार कमीज इस्त्री करके हैंग कर दी गई थी। काजिम शाह की हैरानगी की कोई इंतहा नहीं थी। उसके हर सूट को अच्छी तरह से इस्त्री किया गया था। वो जानता था ये तमाम लिबास घर इस्त्री करना काफ़ी मुश्किल था। उसका हर लिबास प्रेसिंग सेंटर से इस्त्री होके आता था,
लेकिन न जाने उसे आज क्या सूझी थी जो वो एजल शाह को नए सिरे से तकलीफ देने के लिए उसे अपने कपड़ों को इस्त्री करने का हुक्म दे चुका था। और वो कितनी पागल थी, दाएं हाथ जलाने के बाद भी उसके डर से उसके तमाम कपड़े इस्त्री कर चुकी थी। काजिम शाह हैरान दर हैरान था। वो लड़की जो उठ के एक गिलास पानी तक मुश्किल से पीती थी, वो एक दिन में इतना काम कैसे कर सकती थी? शायद किसी मुलाजमा से करवा लिया हो। काजिम शाह कंधे उचका के लापरवाही से सोचा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के मिटे मिटे आंसुओं के निशान, उसकी थकावट याद आई। दिल ने फतवा दिया था उसके तमाम लिबास उसकी बेवकूफ़ और मक्कार बीवी ने ही इस्त्री की है। काजिम शाह लिबास तब्दील करने के बजाय अलमारी बंद करते हुए बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा के बैठ चुका था। उसे दिल में इज्जत शाह के हाथ की टेंशन हो रही थी, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना चाहता था। काजिम शाह ने अपनी हर सोच को झुठलाते हुए लाइटर से सिगरेट जलाते अपने अनाबी होंठों को दबाया होंठों में दबाया। वो भी सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने में मशगूल था जब एजल शाह अपने पैर से दरवाज़ा खोलते हुए अपने बाएं हाथ में चाय का मग थामे छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसी की तरफ बढ़ी थी। आपकी चाय। एजल शाह साइड टेबल पे चाय का मग रखती मनमना के बोलती। बेड की दूसरी तरफ पड़ चुकी थी। वो उसकी साइड पे नीम दराज था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले एक नज़र सोफे पे अपनी सोई हुई बिल्ली को देखते बेड की दूसरी साइड पड़ चुकी थी। काजिम शाह उसकी हर हरकत को बगौर देख रहा था। वो जो अपनी छोटी सी तकलीफें पूरी हवेली सर पे उठा लेती, वो अपने इतने ज़्यादा जले हुए हाथ के बाद भी इतने काम कैसे कर सकती थी, और वो भी अभी तक खामोश कैसे थी, काजिम शाह की समझ से बाहर था। मेरे कपड़े किस मुलाजमत से इस्त्री किए हैं? काजिम शाह अपनी उंगलियों में डब्बे सिगरेट को जमीन पे फेंकता उसे अपने शूज तले मसलता संजीदगी से इस्तफसार कर रहा था। क्यों सही नहीं हुए? एजल शाह ने थूक निगलते हुए मध्यम आवाज में पूछा था। उसे लग रहा था उसे शायद उसके इस्त्री किए गए कपड़े पसंद नहीं आए। मैंने तुमसे सवाल किया है, तुम्हें सवाल करने की इजाजत किसने दी है? काजिम शाह उसके सवाल पे उसकी तरफ लहूरंग आंखों से देखते हुए गराया था। साथ ही हाथ बढ़ा के वो चाय का मग भी अपने होठों से लगा चुका था। मैंने किए थे, अगली बार ठीक से कर दूंगी। अभी मेरे हाथ में दर्द था, इसलिए वो ठीक से इस्त्री नहीं हो सके। प्लीज मुझे माफ कर दे। एजल शाह भराई आवाज में बोली थी, लेकिन काजिम शाह उसकी तरफ मतवज्जे थोड़ी था। वो तो उसकी चाय की तरफ मतवज्जे था। कितने दिनों बाद वो उसके हाथ की चाय पी रहा था। उसकी चाय का घूंट भरते ही हर वो पल उसकी आंखों के पर्दों पे लहराया था, जब उसकी मासूम सियोजी हर रात उसके लिए चाय बनाने की गर्ज से जागती थी। उसकी सारी शरारतें, हर वो जिद जो वो उसके साथ करती थी, याद करते हुए काजिम शाह से उस चाय का दूसरा घूंट भरना महाल हुआ था। वो कतई मासूम नहीं थी। वो एक दोगली औरत थी जिसने उसके किरदार को दागदार किया था। अपने किरदार पे उसका कीचड़ उछालना याद करते हुए काजिम शाह को लगा वो कोई तेजाब अपने हलक में उंडेल रहा हो। काजिम शाह ने अपनी पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़ा चाय का मग जमीन पे दे मारा। एजल शाह उस अचानक अवतार में अपनी चीख रोकने के चक्रों में अपने लबों पे दोनों हाथ जमा चुकी थी। ये चाय बनाई है तुमने? ना तुम्हें कपड़े इस्त्री करने आते, ना तुम्हें चाय बनाने आती है। तुम ऐसी कौन सी आग लगी हुई है तुम्हारे अंदर इतने बचपने में एक मैच्योर इंसान से शादी करने की? काजिम शाह हाथ बढ़ा के उसे कोहनी से थामता खुद के बेहद करीब करता हलक के बल धाड़ा था। उसके यूं धाड़ने पे एजल शाह ने जोर से अपनी आंखें मीची थी, जिनसे आंसू टूट टूट के आरजों पे गिरे थे। उसके अल्फाज से बेहद तकलीफ पहुंची थी उसे। वो सुबह से अपने जले हुए हाथ के साथ उसके कपड़े इस्त्री कर रही थी। अभी उसके लिए चाय भी उसने अपनी थकावट को नजरअंदाज करते हुए पूरे दिल से बनाई थी, लेकिन क्या फायदा जब उसे उसका गुस्सा ही सहना था। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारे रोने की आवाज ना है मुझे। ये मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाना बंद करो। काजिम शाह उसके हिचकियों से रोने पे उसका जबड़ा जोर से अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचते धाड़ा था। एजल शाह उसके डर से अपना सांस तक रोक चुकी थी। वो अपने जले हुए हाथ से अपने आंसू बेदर्दी से साफ करती अपनी नजरें झुका चुकी थी। काजिम शाह की नजरें उसके लरसते वजूद से होती हुई उसके कांपते हाथ पे पड़ी थीं। उसके जले हुए हाथ का जख्म काफी गल चुका था। काजिम शाह ने बेसाख्ता उसकी कलाई को नरमी से पकड़ते हुए उसके हाथ पे फूंक मारी। वो सुबह से उसके कपड़े इस्त्री करती अपने जख्म का बेड़ा गर्क कर चुकी थी। उसके यूं फूंक मारने पे एजल शाह ने अपनी भीगी नीली आंखें उठाते हुए उसकी तरफ देखा था, जो पल में नरम और पल में वहशी बनने में वक्त नहीं लगाता था। मैं आपके लिए फिर से चाय बना के। अभी एजल शाह अपना जुमला मुकम्मल करती जब काजिम शाह ने उसके ठंडे होंठों पे अपने दहकते हुए नरम गरम होंठ रखे। अपने लबों पे उसके होंठों के साथ साथ उसके दांतों का दबाव भी महसूस करते हुए एजल शाह के आंसू में मजीद तेजी आई थी। अपने हाथ की तकलीफ उसे अपने पूरे वजूद में सरायत करती महसूस हो रही थी। डैम इट, क्या मसला है तुम्हारे साथ? उसके रोने पे काजिम शाह उसके होंठों पे दांत काट के उन्हें आज़ादी बख्शता हुआ शदीद गुस्से से उसके कान में गराया था।
میرا ہاتھ۔ ایزل شاہ اس کے غرانے پہ اپنی آنکھیں میچتی ہوئی بمشکل بولی تھی۔ اس کی سرگوشی سے بھی کم آواز کو سنتے ہوئے کاظم شاہ کی نظریں اپنے ہاتھوں میں مقید اس کے ہاتھوں پہ پڑی۔ اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں دیکھتے ہوئے اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اس نے جان بوجھ کے اسے تکلیف دینے کے لیے قطعی اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ یہ سب اس سے انجانے میں ہوا تھا۔ اس کے حد سے زیادہ سرخ ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کاظم شاہ اس پر سے اٹھا تھا۔ وہ چھوٹا سا وجود اس کے باڈی بلڈر وجود کے وزن کی وجہ سے سانس بھی مشکل لے رہا تھا۔ اس کے چھالوں سے رستے ہوئے پانی کو دیکھتے ہوئے کاظم شاہ نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اس کے زخم کا جائزہ لیا۔ کس نے بولا تھا تمہیں اچھا بننے کے لیے میرے سارے کپڑے استری کرنے کو؟ کاظم شاہ سائڈ ٹیبل کے دراز سے کریم نکالتا ہوا سر جھٹک کے سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ اس کے سوال پہ ایزل شاہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی آنکھیں موندی۔ آنسو ہنوز پلکوں کی بار توڑتے ہوئے اس کے آرزوں پہ خود بخود بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس سے کیسا جواب چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ اسے اس کی مرضی کے علاوہ کوئی جواب دے گی تو اسے یقیناً پسند نہیں آنا تھا، اور اس کا غصہ اس نازک جان کو سہن کرنا پڑنا تھا۔ میں تمہارے رونے دھونے سے اکتا چکا ہوں۔ روز روز تمہارے ڈرامے کی ایک ہی ریپیٹ ایپیسوڈ سے کافی بوریت ہو رہی ہے مجھے۔ اگلی ایپیسوڈ کب چلاؤ گی؟ اور ہاں، ایپیسوڈ ایسی چلانا جو پوری حویلی کے مکینوں میں تو کیا جائے، بلکہ اسی دن کی طرح۔ کاظم شاہ اس کے ہاتھ پہ نرمی سے کریم لگاتا مصروف ملازموں تک سرد انداز میں اسی دن کا حوالہ پھر سے دیتے ہوئے بھگو کے طنز مار رہا تھا۔ وہ ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے اس کے رونے سے اسے گھنٹہ فرق نہ پڑ رہا ہو۔ ایزل شاہ نے جواب میں پھر سے خاموشی اختیار کی۔ اب وہ اپنے آنسو بھی کنٹرول کر چکی تھی، الفاظ ہی نہیں تھے پاس۔ وہ طنز مارنے میں اتنا ایکسپرٹ تھا، اور آخر وہ اسے کیا جواب دیتی؟ منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے، جواب دو، کب چلاؤ گی نئی ایپیسوڈ؟ کاظم شاہ اس کی خاموشی پہ تپتا ہوا کریم دور پھینک کے اس کے اوپر جھکتا اس کے چہرے پہ پھنکارا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ آپ تھک گئے ہیں نا، آپ سو جائیں۔ ایزل شاہ اس کے یوں بار بار غصہ ہونے پہ نظریں جھکاتے ہوئے منمنائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ جب تک اس کی شکل دیکھے گا اپنے غصے میں خود کو اور اسے یوں ہی جلاتا رہے گا، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ ہی منظر سے غائب ہو جائے۔ وہ اس کے نیچے سے کھسک کے دور ہونے ہی والی تھی جب کاظم شاہ اس کے جملے پہ غصے سے پاگل ہوتا اپنا سارا بوجھ اس کے نازک وجود پہ ڈال چکا تھا۔ میری تھکاوٹ تو تمہارا یہ ٹڈا سا وجود ہی اتار سکتا ہے۔ تمہارے ڈرامے کے ایپیسوڈ تو لیٹ ہو چکے، ایسا کرتا ہوں میں ہی فلم چلا لیتا ہوں دل بہلانے کے لیے۔ کاظم شاہ اس کا جبڑا اپنے ہاتھ کی گریٹ میں دبوچتا، اس کے پاؤٹ بنے ہونٹوں پہ زور سے اپنے دانت کاٹتا، استہزائیہ انداز میں بولتا، ریموٹ سے کمرے کی لائٹس آف کر چکا تھا۔ گل؟ احان شاہ نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اسے پریشانی سے پکارا۔ اس کے ہوش و آواز سے بیگانہ ہونے پہ احان شاہ اسے پریشانی سے اپنے سینے میں بھیجتا اپنی گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف مڑ چکا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ پچھلے دن سے بخار کی میڈیسن نہ لینے کی وجہ سے اس کا بخار بگڑ چکا ہے، اور شاید وہ ڈیلی ٹھنڈے پانی سے شاور بھی لیتی ہے، اسی لیے اسے اچھی خاصی ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ ڈاکٹر اسے سکون آور انجیکشن لگا کے احان شاہ کو اس کی میڈیسن کی پرچی تھما چکی تھی۔ گلالی، جسے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ ہوش آیا تھا انجیکشن کی وجہ سے، وہ پھر سے غنودگی میں جا چکی تھی۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اسے گہری سانسیں بھرتے دیکھ کے احان شاہ جان چکا تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گی، شاید اس نے اب صبح تک یوں ہی سونا تھا۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پہ احان شاہ نے اسے صاف بتایا تھا وہ اس کی بیوی ہے، جس پہ گلالی کے چہرے پہ تشدد کے نشان دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے احان شاہ کو سخت نظروں سے گھورا تھا، لیکن باتیں نہیں سنائی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے باپ دادا کا سیاست میں کافی نام ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کی سخت نظریں خود پہ محسوس کرتے ہوئے احان شاہ کو زرتاج اماں پہ بے حد غصہ آیا تھا، جس پہ وہ صرف لب بھیج کے رہ گیا۔ گلالی کو سکون سے کسی معصوم بچے کی طرح سوتے دیکھ کے احان شاہ نے اس کا چہرے پہ جھکتے ہوئے اس کے نقش کو نرمی سے چوما۔ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں احتیاط سے اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ گلالی کو حویلی لے جانے کے بجائے اپنی گاڑی کا رخ اپنے فارم ہاؤس کی طرف موڑ چکا تھا۔ وہ ہفتے میں کئی بار اپنے فارم ہاؤس کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ ملازم یہاں بھی ہر وقت ڈیوٹی پہ رہتے تھے۔ رات کے اس وقت احان شاہ کو یہاں دیکھتے ہوئے اس کے چوکیداروں نے برق رفتاری سے گیٹ کھولا تھا۔ احان شاہ کے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی تھا یا نہیں، ملازموں سے کوئی بھی جان نہیں پایا تھا، کیونکہ وہ اپنی گاڑی کے بلیک شیشے اوپر کو چڑھائے ہوئے تھا۔ فارم ہاؤس کے پورچ میں گاڑی روکتے ہی احان شاہ کی نظریں اپنی پٹھانی کی طرف اٹھی تھی، جو ہنوز گہری سانسیں بھرتے اس کے سینے پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ وہ اس کی چادر درست کرتا اسے گود میں لیے اپنی گاڑی سے نکلا تھا۔ وہ ملازموں کی نظریں خود پہ محسوس کر کے نظر انداز کرتا اندر کی طرف
बढ़ चुका था। अपने कमरे में आते ही आहांचा को बेहद सर्दी महसूस हुई। कमरा ठंडा था। आहांचा ने तेज स्पीड में हीटर ऑन करते हुए गुलाली को अपने बेड पे नरमी से लिटाया था। कहाँ सोचा था जिसे वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड से कमतर समझता था, आज अपने उसी स्टैंडर्ड को गिराते हुए उसे अपने बिस्तर पर लेटाएगा। उसके वजूद से चादर उतारते हुए आहांचा ने उसके लंबे भूरे बालों को समेट के तकिए पे डाला। उसके रानाइयाँ छलकते वजूद से नजरें चुराता आहांचा उस पे अच्छे से कंबल देते हुए पीछे हटा था। आहांशा अपने भूरे बालों में हाथ फेरता हुआ अपनी अलमारी से ब्लू ट्राउज़र निकालते वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। वो कितनी देर शॉवर लेता हुआ कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। आहांशा काफ़ी देर तक गर्म पानी से शॉवर लेता हुआ खुद को मेंटली रिलैक्स कर रहा था। शॉवर लेने के बाद वो ब्लू ट्राउज़र में मलबूस अपने बालों को अच्छे से तौलिए से सुखाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। एक नज़र बेड पर डालने के बाद वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ चुका था। वो हनूज सो रही थी। आहांशा ने मिरर तक आते ही अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ाए। सेंटर टेबल पे अपनी टांगें लंबी करने के बाद वो आज हुए हर वाक़ये को सोच रहा था। एक ही दिन में क्या से क्या हो चुका था। वो जिस लड़की को अपने स्टैंडर्ड से कम तर समझता था, उसी को सबके सामने अपना नाम देने की कसम खा चुका था। आहांशा ने अपनी दहकती कनपटी को उंगली से मसलते हुए अपना सर पीछे को गिराया। किसी भी पल चैन न आते हुए वो सोफे से उठता हुआ बेड की तरफ बढ़ा था। कमरे की लाइट्स और साइड लैंप ऑफ करते हुए वो गुलाली को अपने मजबूत हसार में लिए उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए आंखें मूंद चुका था। आहांशा को इतना सुकून शायद ही कभी मयस्सर हुआ था जितना उसे उस वक्त महसूस हो रहा था। वो उस वक्त उसकी धड़कनों के बेहद करीब थी, वो जो उसके लिए सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत रखती थी। खिड़की से आती सूरज की किरणों की वजह से गुलाली की आंखें खुली थी, जो ना जाने पिछले कितने घंटों से उस नरम बिस्तर पे सुकून से सो रही थी। उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली ही थी जब खुद को किसी आलीशान कमरे में देखते हुए उसकी नींद फक से उड़ी। और उससे भी ज्यादा हैरत तो तब हुई जब शिद्दत लेस आहान को अपनी भारी टांगों का वजन अपनी नाजुक टांगों पे डालते, जबकि चेहरा अपनी गर्दन में छुपाते देखा। उसकी गर्म सांसों की तपिश अपनी गर्दन पे महसूस करते हुए गुलाली के गले में गिरती उभर के मासूम हुई। वो अपनी जगह पे स्टिल हो चुकी थी। रात का एक एक मंजर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के पर्दों में लहराया था। उसे याद था रात में यहाँ जाने कसम खाई थी वो पूरी हवेली वालों के सामने उसे अपना नाम देगा, लेकिन ये उसका कमरा तो नहीं था। वो उसे अपनी बाहों में उलझाते हुए आखिर कहाँ ला चुका था। गुलाली ने सांस रोकते हुए सोचा था उसकी बेईमानी पे और अपनी बात से फिरने पे वो अपनी पूरी कुव्वत से आहान का चेहरा अपनी गर्दन से दूर झटक चुकी थी। उसके यूं झटकने पे आहान ने पट से अपनी हरी आंखें खोलते हुए उसे सालिम निगाहों से घूरा था। आहान की आंखों में गुस्से की सुर्खी वाज़ेह थी। उसका यूं छटकना उसे एक आंख नहीं पाया था। अभी वो उसे गुस्से से छटकता जब उसके चेहरे के नागवार तासुरात देखते हुए गुलाली ने अपने चेहरे पे भी जिद्दी अंदाज में नागवार तासुरात सजाए। उसके नन्हे से माथे पे इतने बल देखते हुए आहान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। उसमें उस वक्त भी रात वाली जिद्दी पठानी की झलक वाज़ेह थी। आपने मुझे धोखा दिया, आप झूठी कसम खा के मुझे धोखा देकर आखिर कहाँ ला चुके हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? गुलाली उसकी भारी टांग अपनी नाजुक टांग से हटाने की तगदो करती हुई धाड़ी थी। तुमसे तुमको चाहता हूँ, आहाचा ने उसे मुख्तसरन जवाब देते हुए उस पे झुक के उसके दाएं बाएं हाथ रखते उसके छोटे से नाक से अपनी नाक को मिलाते उससे बोला था। अर्जिम शाह की यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट हो चुका था। उनके डिपार्टमेंट के 4 हाउस थे, रेड ब्लू ग्रीन येलो। इन चारों हाउस के लिए एक एक हाउस कैप्टन दरकार था। हर सेक्शन के तुलबा की डिमांड पे हर क्लास के 2 से 3 लड़कों को उम्मीदवारों के तौर पे सिलेक्ट करते हुए उनमें वोटिंग करवाई जानी थी। जिसे ज़्यादा वोट मिलने थे हाउस कैप्टन उसी को डिक्लेयर किया जाना था। अजीम शाह के सेक्शन से हाउस कैप्टन के लिए आशिर लिखानी, दाऊद आफंदी और अजीम शाह को उम्मीदवार के तौर पे सिलेक्ट किया गया था। अजीम शाह को हाउस कैप्टन बनने में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके दोस्त पूरी क्लास में हल्ला बोलते हुए शाह शाह के नारे लगा रहे थे, जिस पे वो उनकी तरफ बेजारी से देखता हुआ क्लास में किसी के आने का इंतजार कर रहा था जो आज लेट हो चुकी थी। आज के दिन सिर्फ हाउस कैप्टन की वोटिंग और थोड़ी बहुत रिहर्सल होनी थी। स्पोर्ट्स वीक की असल ओपनिंग सेरेमनी कल से शुरू होनी थी। उस दिन अर्जिम शाह से मार खाने के बाद आशिर लिखानी ने आज ही सबको अपना मुंह दिखाया था और ढीठों की तरह वो सबको रिश्वत के तौर पे नाश्ता करवा के अपनी सिलेक्शन खुद ही करवाता उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हो चुका था। वो कब से अर्जिम शाह को कहर बरसाती निगाहों से देख रहा था, जिसपे अर्जिम शाह ने उसे सुलगाने की खातिर अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरते हुए बड़े दिल फरेब अंदाज में उसे आंख विंक करते साइड पे थूका था। उसकी
یہ حرکت جہاں عاشق لکھانی کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی، وہیں پہ اس کے دوست کہکے لگاتے ہوئے ایک دوسرے پہ ڈھیر ہو چکے تھے۔ عظیم شاہ کی اس حرکت کو کلاس میں داخل ہوتی عائشہ نے بھی نوٹ کیا تھا، جس پہ وہ جھرجری سی لے کے رہ گئی۔ اس بندے کا مقابلہ کرنا ان کی کلاس میں تو دور، اسے لگتا تھا اس پوری یونیورسٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں عائشہ کو اس کے تھوکنے کا انداز بھی پسند آیا تھا۔ اس نے جس ایٹیٹیوڈ سے یہ حرکت کی تھی، عائشہ نے بمشکل اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی تھی۔ وہ آج بلیک ٹراؤزر پہ پتلی سی وی گلے کی وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، جو اس کے باڈی بلڈر سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ سلور چین آج بھی ہر روز کی طرح آنکھ مچولی کرتی ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ بالکل رف حلیے میں ملبوس، نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ عائشہ ہمیشہ کی طرح بلیک عبائے اور نقاب میں اپنی نگاہوں میں شرم و حیا لیے اس سے اپنی نظریں ہٹاتی ہوئی اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج معمول کے مطابق لیکچرز ہوں گے، لیکن جس طرح سے آج اس کی کلاس ہلہ گلہ کر رہی تھی، اس کو یہ اپنی غلط فہمی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی کلاس کے تینوں امیدواروں کے دوستوں نے کلاس میں ہلہ مچایا ہوا تھا۔ وہ کلاس میں بیٹھتے اتنا تو جان چکی تھی کہ امیدوار عظیم شاہ، عاشق لکھانی اور داؤد افندی ہیں، جن میں ووٹنگ جاری تھی۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا آدھی سے زیادہ کلاس عظیم شاہ کی طرف ہے۔ عظیم شاہ جو کب سے بنا پلک کے جھپکائے فرصت سے عائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا، عاشق لکھانی کو ہاتھ میں چاکلیٹس کا بڑا سا ڈبہ پکڑ کے عائشہ کے پاس جاتے دیکھ کے عظیم شاہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ عظیم شاہ سیکنڈ سے پہلے اس کی حرکت کا مدعا سمجھتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ چلو حویلی چلتے ہیں۔ گلالی جو گہری گہری سانسیں بھرتی اپنی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی، ہانچھا کی بات پہ اس نے اپنی کرسٹل گرے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سچ بول رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اسے حویلی لے جا کے اپنا نام دینے والا تھا؟ گلالی نے لرزتے دل سے سوچا۔ ہانچھا اس کے تاثرات پڑتا بیڈ سے اٹھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ گلالی نے چونکتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو کمرے سے غائب ہوتے دیکھا، لیکن وہ زیادہ دیر کے لیے غائب نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ ہی منٹوں میں پھر سے کمرے میں داخل ہوا۔ فرق صرف اتنا تھا، اب اس کے ہاتھ میں ڈھیروں کی تعداد میں شاپنگ بیگز تھے۔ میں تمہیں فارم ہاؤس پہ اکیلے چھوڑ کے مال نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے یہ سب میں نے آن لائن آرڈر کیا ہے۔ مجھے عورتوں کی شاپنگ کا اتنا خاص کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تمہیں ان میں سے جو اچھا لگے وہ پہن لو، باقی کسی ملازمہ کو دے دینا۔ احد شاہ اسے کوہنی سے پکڑ کے تکیے سے اٹھاتا، اس کے آگے ڈھیروں شاپنگ بیگز رکھتا نرمی سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ گلالی حیرانگی سے اسے خود کے ساتھ اتنا نرم پڑتے دیکھ رہی تھی، ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک رات میں کیسے بدل سکتا ہے؟ گلالی کی سمجھ سے باہر تھا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اپنی منگنی پہ اپنی منظور نظر کا لباس بھی تو آپ نے اپنے ایکسپریس سے خریدا تھا نا، اور ہوں تو میں بھی ملازمہ ہی، آپ کو کیا ضرورت تھی ایک نوکرانی پہ اتنی عنایات کرنے کی؟ گلالی مضبوط لہجے میں بولتی، اپنے پورے وجود پہ چادر اوڑھ چکی تھی، چہرہ بے حد سنجیدہ تھا، لیکن اس کے پہلے جملے میں جیلسی کا عنصر تھا جسے احد شاہ بھی محسوس کر چکا تھا۔ اسے آج پھر انگریزی کی ٹانگ کھینچتے دیکھ کے جہاں احد شاہ نے اپنی کھڑی مغرور ناک انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی، وہیں پہ اس کا باقی کا جملہ سنتے ہوئے احد شاہ کی مسکراہٹ خود بخود غائب ہوئی۔ تم آج سے احد ہارون شاہ کی بیوی کے طور پر جانی جاؤ گی، اسی لیے تمام خدشوں اور شکموں کو اپنے دل سے نکالتے ہوئے اٹھو اور ان میں سے کوئی بھی ایک لباس پہن کے تیار ہو جاؤ۔ ہم کچھ دیر میں حویلی چلیں گے، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہوں گے، جو میں فرصت میں بیٹھ کے تمہیں اپنے سینے میں بھیج کے سنوں گا اور عملاً مداوا بھی کروں گا، سو ہری اپ۔ احد شاہ اس کے پاس خود کے لیے جگہ بنا کے بیٹھتا، اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگاتا ہوا مدھم آواز میں زمینی لہجے میں مخاطب ہوا، جہاں وہ اس کے نرم انداز کی اسیر ہوتی اپنے لبوں پہ مچلنے والی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ احد شاہ کے یوں اچانک سے خود کو اپنی طرف کھینچنے پہ وہ سٹ پٹائی، وہ ابھی تک شرٹ لیس گھوم رہا تھا۔ آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ حویلی جا کے بدل تو نہیں جائیں گے؟ گلالی اس کے بھورے بالوں سے لبریز سفید چٹانی سینے سے اپنی نظریں ہٹاتی، اپنا چہرہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھتی آس بھرے لہجے میں بولی تھی، وہ ابھی بھی خدشوں کا شکار تھی۔ نہیں، یہ شاپنگ میں نے جھک مارنے کے لیے کی ہے، احد شاہ کی بار تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیسی بیوی تھی اس کی؟ جب وہ غصہ ہوتا تھا تو اس کی جان جاتی تھی، اور اب جب وہ ذرا سا مدھم پڑا تھا تو میڈم جیسے اس سے ڈرنا دبنا ہی بھول چکی تھی۔ احد شاہ کے سلگتے ہوئے لہجے کو محسوس کر کے گلالی نے اپنی چھوٹی سی ناک سکوڑی۔ احد شاہ نے جھٹ سے اس کی ناک چومتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے لب شدت سے رکھے۔ شرٹ پہن لیں۔ احد شاہ کا تنگ ہوتا حصار اپنے گرد محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی نظریں جھکاتے شرم و حیا سے سرخ پڑتے بولی تھی، شکر کرو اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی شرٹ لیس نہیں کیا میں نے، ورنہ رات میں جتنا تنگ تم نے مجھے کیا ہے نا، کوئی بےنیتی میں تمہیں ہر پردے سے آزاد کرتا ہوا بوکھلا کے رکھ دیتا۔ احد شاہ اس کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کرتا بے حد بے باکی سے بوجھل غمگین لہجے میں گویا ہوا،
कौन सा वाला पहनोगी? आहाजा ने आधे से ज़्यादा शॉपिंग बैग्स को खाली करते हुए उसके आगे कपड़ों का ढेर लगाते नरमी से इस्तफसार किया था। गुलाली तो उन ब्रांडेड और कीमती ड्रेसेस को आंखें फाड़े देख रही थी। आहाजा के सवाल पे उसने रूहान से होते उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शाह सही, मैं ऐसे ही जाऊंगी चादर में। गुलाली मासूमियत से अपनी चादर की तरफ देखते हुए बोली थी। वो उसे बताना चाह रही थी वो चादर के बगैर कंफर्टेबल नहीं होगी और आहाजा उसकी बात बिना कहीं समझ चुका था। इसका हल भी है मेरे पास। हमारे ख़ानदान में बीवियाँ अपने शौहरों की अजरक लेती है। तुम ऐसा करो, ये ब्लैक फ्रॉक पहन लो और इस पे मेरी ब्लैक अजरक ले लेना। आहाजा उसके फूले गुलाबी गाल खींचता हुआ उसके मसले का हल निकाल चुका था। अच्छा, मैं पहले नहाऊंगी। आहाजा के हाथों से अपने कपड़े उस सुर्ख पड़ते हुए उस छोटे से शॉपिंग बैग को थामती गुलाली नजरें झुकाए बोली थी। उसे डेली सुबह शॉवर लेने की आदत थी। अहम, पहले ही तबीयत खराब है तुम्हारी, और वैसे भी रात में हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए तुम्हें शॉवर लेने की ज़रूरत पड़े। आहाजा उसे नरमी से ड्रेसिंग रूम में धकेलता अपना लब दबाते हुए बेहद बेबाकी से गोया हुआ था। गुलाली की तो तौबा, अब वो जो उस बेबाक बंदे के सामने बिना कुछ सोचे समझे बोले वो उसकी बेबाकियों की मजीद ताप ना लाती। काफ़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती उसके साथ टेक लगाते हुए अपने सीने पे हाथ रख चुकी थी। अपनी तेज़ तेज़ धड़कनों को महसूस करते हुए गुलाली ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया। ये तसव्वुर ही नामुमकिन था कि उसका सैयदज़ादा मुकम्मल तौर पे उसका होने जा रहा है। आचा ने मुस्कुरा के ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखते हुए अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए थे। उन दोनों को उस वक्त अपनी ज़िंदगी जितनी हसीन नज़र आ रही थी वो इस बात से अनजान थे ये ज़िंदगी उतनी आजमाइशों भरी होने वाली थी।